निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात, वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। खादिमुल हरमैन शरीफैन, सऊदी वली अहद और अवाम की जानिब से नेक तमन्नाओं का इज़हार। पाकिस्तान की माशी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए सऊदी ताउन पर मशकूर हैं। तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत, IT और अफरादी कुव्वत के शोबों में बैरूनी सरमायाकारी तरजीह है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने पाकिस्तान के माशी और माली इस्तेहकाम के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई में बाहमी ताउन आगे बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। अक़वाम की तरक्की के लिए तालीम और सेहत बुनियादी सुतून हैं। तिब्बी शोबे से वाबस्ता अफराद इंसानी अक़दार को मद्देनज़र रखें। बीमारियों के तदारुक के लिए भरपूर आगाही मुहिम और नौजवानों की इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत देने की ज़रूरत है। ग़िज़ाइयत की कमी और ज़हनी और जिस्मानी कमज़ोरी पर काबू पाने के लिए भी इक़दामात नागुज़ीर हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का मेड हेल्थ एक्सपो और समिट की इफ्तिताही नशिस्त से खिताब। बलूचिस्तान में निगरान वज़ीर आला की नामजदगी का मामला पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द। हुकूमती कमेटी में अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो, सरदार अब्दुल रहमान कीतरान और ज़ुमरुख खान अचकज़ई शामिल। अपोजिशन की जानिब से मीर यूनुस अजीज ज़ाहरी, वाहिद सिद्दीकी और हाजी नवाज के नाम शामिल। स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली पार्लिमानी कमेटी तश्कील देंगे। कमेटी 3 दिन में फैसला न कर सकी तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। अमरीका पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करने का मुंतज़र है। पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मफादात पर शराकतदार रहेंगे। अस्करियत पसंद और दहशतगर्द ग्रुपों से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। अमरीकी महकमा खारजा के प्रिंसिपल डेप्टी तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मक में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। ISPR। शहनशाह कवाली उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 26 बरस बीत गए। दुनिया भर में अपनी आवाज़ का जादू जगाने वाले इस अजीम गुलकार ने कवाली को नई जहत दी। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के नाम की शमूलियत उनके फ़न का आलमी सतह पर एतराफ़ का सबूत है। और भारत ने पोंग और भाखरा डैम से 2,25,000 क्यूसेक पानी दरियाई सतलज में छोड़ दिया। आइंदा 24 घंटे में गंडा सिंह के मुकाम पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। PDM में हुकाम का दरियाई सतलज पर वाक़े अजला के डेप्यूटी कमिश्नर से राबिता। सैलाब के खतरे के पेश नज़र इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ शो एट 6 में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान अयाज असलम और मैं हूं नाजिया खान। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, तफसीलात की जानी पड़ेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल काम करती रहेगी और दोस्त ममालिक ख़ास तौर पर सऊदी अरब की सरमायाकारी माशी तरक्की को तेज़ करने की बुनियाद रखेगी। इस्लामाबाद में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से गुफ्तगू में निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत, IT, अफरादी कुव्वत के शोबों में सरमायाकारी और दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने के मौक़े को उजागर किया। उन्होंने माशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए सऊदी हुकूमत की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान काबिल एतमाद शराकत दारी है। सऊदी सफ़ीर ने अनवारुल हक काकड़ को वज़ारत उज़्मा की ज़िम्मेदारियाँ संभालने पर मुबारकबाद पेश की और खादिम हरमैन शरीफैन और सऊदी वली अहद की जानिब से नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात बाहमी एतमाद, अफ़ाम तफ़हीम और मुश्तरका मफादात पर मबनी हैं।
متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم سالم الزاوی نے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے اسلام آباد میں ملاقات کی اور عہدہ سنبھالنے پر متحدہ عرب امارات کی قیادت کی جانب سے مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے مبارکباد کے پیغامات پر متحدہ عرب امارات کی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تاریخی اور گہرے برادرانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان کے معاشی اور مالی استحکام کے لیے متحدہ عرب امارات کی حمایت کے لیے شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ مختلف شعبوں بالخصوص تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی میں باہمی تعاون کو آگے بڑھانے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ انہوں نے سال کے آخر میں کوپ 28 سمٹ کی میزبانی میں متحدہ عرب امارات کی کامیابی کی خواہش کی۔ وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانیوں کے اہم کردار کا تذکرہ کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ متحدہ عرب امارات کی حکومت وہاں پر مقیم پاکستانیوں کی حمایت جاری رکھے گی۔ ناظرین، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے سابق سینیٹر سیف اللہ مکسی نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں سیف اللہ مکسی نے وزیر اعظم کو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی اور نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے سیف اللہ مکسی کا شکریہ ادا کیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے بلوچستان کے سابق صوبائی وزیر سرفراز چاکر ڈومکی اور آغا شکیل احمد دورانی نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے نگراں وزیر اعظم کو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی اور نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے دونوں رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے فیصل آباد کے علاقے جڑاوالا میں پیش آنے والے واقعے کا نوٹس لیا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ قانون کے خلاف ورزی کے مرتکب عناصر کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے متعلقہ اداروں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ نگراں وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ حکومت برابری کی بنیاد پر اپنے تمام شہریوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک علاج معالجے کی سہولیات پر اپنے وسائل خرچ کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہمیں علاج کے بجائے احتیاط پر توجہ مرکوز کرنی ہے۔ اسلام آباد میں میٹ ہیلتھ ایکسپو اور سمٹ کی افتتاحی نشست سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ اسکول اور کالجز میں بھی صحت مند خوراک، احتیاط اور فرسٹ ایڈ سے متعلق مضامین کو نصاب کا حصہ بنایا جائے۔ تفصیل بتا رہے ہیں آغا مسعود خالد۔ میٹ ہیلتھ ایکسپو اور سمٹ کی افتتاحی نشست سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ ہمیں علاج کی بجائے احتیاط پر توجہ مرکوز کرنی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امراض سے آگہی اور صحت مند طرز زندگی اپنانا ہوگی۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان کو ہیپاٹائٹس اور ذیابیطس سمیت بڑھتی ہوئی آبادی جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ ہمیں ان مسائل سے نمٹنے کے لیے غیر روایتی حل تلاش کرنا ہوں گے۔ پاکستان کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور پاکستان کے ہاتھ میں سلوشن ہے۔ غربت سے نکلنے کی کوشش کرنے والی قوم کے لیے احتیاط تو سب سے پرائمری ہونی چاہیے۔ پاکستان کے ماضی میں آپ غلطیاں دیکھیں گے تو قدرتی آفات کی تو غلطیاں نہیں ہیں نا، یعنی ہم نے زلزلے کا مقابلہ ایسا کیا، کووڈ کا مقابلہ کیا ایسا کیا، واقعی کہ دنیا کیا کرے گی۔ تو قدرتی آفات کا سامنا اور اس سے ریسٹیٹیوشن اور اس سے لوگوں کو نکالنے کے اندر وی ہیو بین کوائٹ ایفیشینٹ بیکاز ہمارے ایموشنز لوگوں کی ہمدردیوں کے ساتھ چلتے ہیں۔ ایوان صنعت و تجارت راولپنڈی کے صدر ثاقب رفیق، گروپ لیڈر سہیل الطاف اور میڈ ہیلتھ ایکسپو اینڈ سمٹ کے چیئرمین عثمان شوکت نے بھی تقریب سے خطاب کیا۔ اس موقع پر صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ہیلتھ کیئر کے شعبے میں نمایاں کارکردگی کی حامل کمپنیوں کے نمائندوں کو شیلڈز دیں۔ صدر مملکت نے میڈ ہیلتھ ایکسپو اور سمٹ 2023 کے حوالے سے لگائے گئے سٹالز کا دورہ بھی کیا۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی سے سیکرٹری خارجہ ڈاکٹر اسد مجید خان نے اسلام آباد میں الوداعی ملاقات کی۔ صدر مملکت نے ڈاکٹر اسد مجید خان کو 31ویں سیکرٹری خارجہ کے طور پر کامیابی سے مدت مکمل کرنے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے مختلف امور پر پاکستان کا موقف اجاگر کرنے میں ڈاکٹر اسد مجید کی خدمات کو سراہا۔ صدر مملکت نے ڈاکٹر اسد مجید خان کے پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور خارجہ محاذ پر اقدامات کی بھی تعریف کی۔ صدر مملکت نے ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی کے لیے ڈاکٹر اسد مجید خان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اور بلوچستان میں نگراں وزیر اعلیٰ کی تقرر کے معاملے کو پارلیمانی کمیٹی کو بھجوا دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ قدوس بزنجو اور اپوزیشن لیڈر ملک سکندر خان ایڈوکیٹ کے درمیان کسی بھی نام پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ آئین کے تحت اسپیکر بلوچستان اسمبلی کی تشکیل کردہ پارلیمانی کمیٹی وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر کی جانب سے بھیجے گئے تین ناموں پر غور کرے گی۔
वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो ने पार्लिमानी कमेटी के लिए अपना सरदार अब्दुर्रहमान खीतरान और ज़ुमरुख खान अचकज़ई के नाम दिए हैं। अपोजिशन की तरफ से मीर यूनुस अजीज ज़ाहरी, वहदी सिद्दीकी और हाजी नवाज के नाम शामिल किए गए हैं। अगर पार्लिमानी कमेटी 3 दिन में किसी फैसले पर न पहुंच सकी तो निगरां वज़ीर आला के तकर्रुर का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि अमरीका पाकिस्तान के निगरां वज़ीर आज़म और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर है। अमरीकी महकमा खारजा के प्रिंसिपल डिप्टी तर्जुमान वेदांत पटेल ने मामूल की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हम पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मफादात पर शराकतदार रहेंगे, जिनमें पाकिस्तान का माशी इस्तेहकाम, खुशहाली, सिक्योरिटी और आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात करवाना और जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी का एहतराम शामिल है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ बाकायदगी से राबते में हैं और उनके साथ मुश्तरका मफादात और खत्ते को दरपेश खतरात से निपटने के लिए वाज़ेह और खुले अंदाज में बात करते रहते हैं। महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा कि हम अस्करियत पसंद और दहशतगर्द ग्रुपों से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मिक में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किया गया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को घेरे में ले लिया और शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। ये अफराद सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के साथ साथ भत्ताखोरी और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी सरगर्म रहे। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है ताकि इलाके में पाए जाने वाले दहशतगर्दों को खत्म किया जा सके। इलाका मकीनों ने ऑपरेशन को सराहा और दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए भरपूर ताउन का इजहार किया है। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम, वतन की मिट्टी ने जब भी पुकारा हमारे नौजवानों ने लब्बैक कहा। सिपाही गुलाम मसूद शहीद 12 जुलाई 2023 को यूब कैंट बलूचिस्तान में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहादत के रुतबे पर फायज हुए। उनके लवाहिकीन का कहना था कि गुलाम मसूद शहीद ने मुल्क कौम की खातिर जान देकर हज़ारों जानें बचाईं। मेरा बड़ा ख्याल रखता था, मुल्क की खातिर शहीद हो गया है। मैं अपने बच्चे का ख्याल रखूंगी और पाक फौज में भर्ती कराऊंगी। बहुत खुशगवार है कि हमें हमारे बच्चे ने मुल्क की खातिर, कौम की खातिर अपनी जान देकर कई हजारों जानें बचा ली। जब ही डेड बॉडी हमारे गांव के चौकान में पहुंची तो उन्होंने फूलों की बरसात शुरू कर दी। 9 मई वाले वाक़या में शहीदों के तस्वीरों को जलाया गया। हम इसकी मजम्मत करते हैं, इससे हमारा दिल दुखा है। इनकी ज्यादा से ज्यादा सजा दीजिए। मेरा बेटा मुल्क दे खातिर शहीद हो गया। मैनू बेटे की बड़ी जुदाई है, मेरा दिल बड़ा परेशान है। 9 मई का दिन स्याह दिन था, इसमें शहीदों की तस्वीरों को जलाया गया है। हम इनको मजम्मत करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। छुट्टी तो वापस आमदा है, मेरे कान कोई ना कोई शाह लाए कि आमदा है। फौजी गुलाम मसूद शहीद मैंने बड़ा फख्र है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कहते हैं पार्लिमान की इज्जत और तौक़ीर के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। पार्लिमानी रिपोर्टिंग एसोसिएशन की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि सहाफ़ी इस मुल्क में यकजहती और इत्तेहाद के लिए अपने कलम का इस्तेमाल करें। तफसील बता रहे हैं नमूद मुस्लिम। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन की जनरल काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि सहाफत और पार्लिमान का चौली दामन का साथ है, दोनों शोबों को एक दूसरे के वक़ार का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि पैमरा एक्ट की मंजूरी से दिली खुशी हुई है और ये मैं समझता हूँ कि आज मुल्क को भी जिस चीज़ की ज़रूरत है, वतन को जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो हम आगे की ज़रूरत है, वो मोहब्बत और भाईचारे की ज़रूरत है, तफरीक और तकसीम की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप अपना कलीदी किरदार अदा करें। अल्लाह ताला ने आपको कलम अता किया है और मैं समझता हूँ कि आपके पास एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने एक आपको वसफ दिया हुआ है। इस मौके पर PRA के ओहदेदारान ने खिताब करते हुए कहा कि सहाफ़ियों की इस तंजीम को कायम हुए 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इस फोरम से वाबस्ता सहाफ़ियों ने हमेशा आला रवायात को कायम रखा और आला सहाफ़ती इक़दार को फ़रोग़ दिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पार्लियामेंट की 50 साल तकरीबात के हवाले से सहाफ़ियों को इनकी शानदार रिपोर्टिंग के सिले में अज़ाज़ी असनाद से भी नवाजा। नमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सिविल सोसाइटी के वफ़द ने जिना हाउस का दौरा करके सानह 9 मई की शदीद मजम्मत की और इस अज़्म का यादा किया कि मुत्तहिद होकर मुल्क दुश्मनों की साजिशों का डट कर मुकाबला करेंगे। इसी हवाले से रिपोर्ट देखिए फरहाना खान की।
सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले वफ्द ने निजी वेलफेयर फाउंडेशन की क़यादत में जिना हाउस का दौरा किया और 9 मई के अंदोहनाक वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। वफ्द ने आज़ादी के पुरमसरत महीने में आज़ाद मुमलिकत पर शुक्र अदा किया और 9 मई के सानहे में मुलव्वस मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया। जो घर हमारे बानी पाकिस्तान जनाब कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ख़रीदा, उसको इंतहाई बेदर्दी के साथ नज़र आतिश किया गया। आज़ादी एक नेमत है और इस नेमत का हम अल्लाह के हुजूर शुक्र अदा करते हैं। तो मेरी तमाम पाकिस्तानियों, बहन भाइयों और बच्चों से गुजारिश है कि किसी भी यानी कि सियासी जमात के कहने में आकर अपने मुल्क का नुकसान मत करें। कुछ सरपसंद अनासर ने इस हवाले से जो अपना किरदार अदा किया वो काबिल मुज़म्मत है, हम उसकी तहे दिल से मुज़म्मत करते हैं और हम यही कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। हम अज़्म का इजहार करते हैं कि हम अपने जवानों के साथ हर बॉर्डर पर, हर मिशन पर, हर महाज पर खड़े नजर आएंगे इंशाअल्लाह। वफ्द ने शुहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए मुल्की सालमियत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ पंजाब हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील का 21 अगस्त को फैसला करने की हिदायत कर दी है। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने वाज़ेह किया है कि 21 अगस्त को इंट्रा कोर्ट अपील का फैसला न होने की सूरत में हाई कोर्ट का चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ हुक्म इम्तना वापस तस्वर होगा। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ मुस्लिम मुकदमात में जमानत बाद अज गिरफ्तारी दरख्वास्त की समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि आज़ादी किसी भी शख्स का बुनियादी आईनी हक है जिसे एक लम्हे के लिए भी सलब नहीं किया जा सकता। दौरान समाअत बेंच के रुकन जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे बनाना अच्छी रिवायत नहीं है। जब तक सियासतदान आपस के मामलात नहीं सुलझाते ये सिलसिला चलता रहेगा। आपस के मामलात में सियासतदान अदालतों को घसीट लेते हैं। बेहतर होगा कि हम सब अपना किबला दुरुस्त करें। उन्होंने कहा कि एक शख्स कानून के सामने सरेंडर कर रहा है और पंजाब हुकूमत उसे रोक रही है। बेंच के रुकन जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि परवेज इलाही को हाई कोर्ट के सिंगल बेंच की तरफ से मिलने वाले रिलीफ के खिलाफ पंजाब हुकूमत कैसे इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर सकती है। थर्ड पार्टी की दरखास्त से पहले अदालत से इजाजत लेना होती है। जिस अपील का पंजाब हुकूमत को इख्तियार नहीं था उस पर हाई कोर्ट कैसे हुक्म दे सकती है। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही की दरखास्त निपटा दी। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट ने खतीजा शाह और आलिया हमजा की जमानत की दरखास्तों पर वकला को 21 अगस्त को तलब कर लिया है। खवातीन मुल्ज़मान ने 9 मई को जलाओ घेराव के मुकदमे में बाद अज़ गिरफ्तारी जमानत की दरखास्त दायर कर रखी हैं। जस्टिस सुल्तान तनवीर के सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। बेंच ने खवातीन मुल्ज़मान के वकला को हिदायत की कि वो 21 अगस्त को पेश होकर अपने मौक़िफ़ के हक़ में दलाल दें। अदालत ने जलाओ घेराव और फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस दूसरे मुल्ज़मान की दरखास्तों पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। कुछ मज़ीद खबरें होंगी लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। गलती को दुरुस्त करके दोबारा ट्राई करना चाहिए। तुम बहुत बड़ा बॉक्सर बन सकता है, तुम टैलेंट है। पूरा लियारी खुश है कि तुम डॉक्टर बन रहा है। लियारी का लोग तो तब खुश होगा जब हम लियारी की आवाम के लिए काम करेगा। मैं तो चाहती हूँ कि फैसल भी मेरे साथ चले। अरे हम लोग का नाम रोशन करने का शौक है ना, तो हमारे साथ चल समंदर, मछलियाँ पकड़ ज्यादा। मेरे पास सिर्फ डैडी है और मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। मैं आपको मना करती तो मुझे बहुत मायूब लग रहा था। कितनी बार मना किया, नहीं करो ये सब, तुम हमारा बात नहीं मानते है। अरे बॉक्सर, मुझे डर लग रहा होगा। मत्ता नहीं है और अब तेरे को डरना चाहिए।
माँ जी अब मेरी शादी कर दो ना, फिर मैं जाके हनिया मुनिया मनाऊं। हाय हनिया मुनिया, शर्म कर। खूबसूरती की बात ही कुछ हो। देख चाचा मन्ने अक्कल दे अन्ने, ये ऊपर आते के घाटी मारू मैं तेरे सर में। I was missing you very much, Mister. Mind it. इस दुनिया में दो ही तो मसरूफ आदमी है, या तुम्हारा शौहर या वो खबीस। खबीस? कौन खबीस है बाजी? जिसे तुम जवाद कहती हो। इस बार हमारे मुकाबले एक ताकतवर दुश्मन भेजा गया है। तुम हार चुके हो। मैं कभी हार नहीं मानता। देख लेंगे आप, सब देख लेंगे। एक खुफिया पैगाम के जरिए जंग का हुक्म जारी किया गया है। ये सब कुछ तब हुआ जब गुस्ताव हमारी कैद में था। हम इसे कैसे रोकेंगे? गुस्ताव के आदमियों को ढूंढकर। अब्दुल हमीद एक बार फिर से जीत गया। हम आपको नक्शा दे रहे हैं, गुजरगाह की तफसीलात का मुताला करें। हमें उस गुजरगाह के नक्शे को हासिल करना होगा। अगर सलीम पाशा वो नक्शा लेकर हमारे पास आते हैं तो हम समझेंगे कि वो गद्दार नहीं है। कौन मर गया है? गुस्ताव। मैं महल को धमाके से उड़ा दूंगा। चलिए देखते हैं कि सलीम पाशा का इरादा आखिर क्या है। रुक जाए, ये मेरे आका का हुक्म है, मैं हुक्म जरूर मानूंगा। और नाज़रीन, प्रोग्राम में अब कुछ बात करेंगे भारत की रियासत हरियाणा की, जहां फिरका वाराना फसादात के बाद सैकड़ों मुसलमान इलाके को छोड़कर चले गए हैं और ज़िला नूह में पुलिस ने अब तक 230 अफराद को हिरासत में ले लिया है, जबकि ज़िला गुरुग्राम में 80 के करीब अफराद ऐसे हैं जिनको हिरासत में लिया गया है। दोनों ही मकामात पर हालात अब भी मामूल पर नहीं आए हैं। मुसलमानों का ये कहना है कि हिंदू ग्रुप खुलेआम हमारे खिलाफ नफरत फैला रहे हैं और हिंदू ग्रुप मुसलमानों का बायकॉट करने, हमारी दुकानों से कुछ भी ना खरीदने और मकान किराए पर ना देने का भी ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने हमारे कारोबार को बर्बाद कर दिया है और सैकड़ों मुसलमानों ने गुरुग्राम छोड़ दिया है। पुलिस इंतजामिया मुसलमानों की हिफाजत करने में पूरी तरह से नाकाम रही है। ऐसा लगता है जैसे हम मुसलमानों को इस मुल्क में कोई हक हासिल नहीं। भारत के अंदर बढ़ने वाले जो फसादात हैं वो हर गुजरते दिन के साथ उनमें इजाफा होता चला जा रहा है। इससे पहले अगर हम भारत की दीगर रियासतों की बात करें तो वहाँ पर भी अक़लियतों के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो भी किसी तरह से इंसानी नहीं है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन जो है उसकी रिपोर्ट्स भी नाज़िया हम देख रहे हैं कि सामने आ चुकी है, जिसमें मजहबी आज़ादी के हवाले से जो है भारत को बदतरीन मुल्क जो है वो करार दिया गया है। और इस पर अमेरिका का जो इदारा है उस पर भी इसकी रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है कि भारत के अंदर जो फ़िरका वारियत है एक तो वो बढ़ती जा रही है और दूसरी बात है कि मजहबी बुनियादों के ऊपर मुसलमानों और ख़ास तौर पर जो ईसाई हैं उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल जी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ अगर हम बात करें नाज़रीन तो कश्मीरी और सिख कम्युनिटी जो है उसने भी मोदी की फैशिस्ट हुकूमत के खिलाफ फ्रांस में एहतजाज किया है। इंटरनेशनल कश्मीर पीस फोरम फ्रांस के ज़रिए तमाम रिपब्लिक के मकाम पर ये एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन की कसीर तादाद ने मोदी के फैशिस्ट हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की है। मुजाहिरीन ने अमृतपाल सिंह और खालिस्तान तहरीक के दीगर रहनुमाओं की गिरफ्तारी की मजम्मत की है। कश्मीरी और सिख कम्युनिटी ने भारत और मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का यह कहना था कि मोदी ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म के जो पहाड़ सुर्ख किए हैं वो बहादुर कश्मीरियों के जज्बे हुर्रियत को दबा नहीं सकते।
भारत के साथ अगर हम भारत के अंदर हालात की बात करें तो नाज़रीन, भारत की रियासत हरियाणा इस वक्त फ़िरका वाराना फसादात का शिकार है, जिसके बाद सैकड़ों मुसलमान जो हैं वो इलाका छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। ज़िला नूह में पुलिस ने अब तक 230 अफराद ऐसे हैं जिनको हिरासत में लिया है, जबकि ज़िला गुरुग्राम में 80 अफराद जो हैं उनको हिरासत में लिया गया है और दोनों ही मकामात पर हालात अब तक जो हैं वो मामूल पर नहीं आए हैं। मुसलमानों का ये कहना है कि हिंदू ग्रुप जो हैं वो खुलेआम उनके खिलाफ नफरत फैला रहे हैं और इससे पहले हमने ये देखा था नाजिया के बाकायदा तौर पर वहाँ स्पीकर पर ऐलान जो है वो हिंदू की जानिब से किए जा रहे थे कि मुसलमानों की जो दुकानें हैं उनसे किसी किस्म की कोई चीज़ ना खरीदी जाए और ना ही वहाँ पर मुसलमानों को जो है किराए पे मकान दिया जाए। बिल्कुल जी, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। भारत से खबर आई है जहाँ उसकी रियासत हरियाणा में फ़िरका वाराना जो फसादात हैं उसके नतीजे में सैकड़ों मुसलमान ऐसे हैं जो कि इलाके को छोड़कर जा चुके हैं और पुलिस ने अब तक 230 अफराद को हिरासत में लिया है, जबकि 80 अफराद को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन फिल वक्त दोनों मुकामात ऐसे हैं जहाँ पर हालात जो है वो मामूल पर नहीं आ सके हैं, नॉर्मल नहीं हो सके हैं। मुसलमानों का गिला ये है, मुसलमानों का ये कहना है कि जो हिंदू ग्रुप हैं वो खुलेआम बगैर किसी रोक टोक के हमारे खिलाफ नफरत को परवान चढ़ा रहे हैं और लोगों को ये इंस्टिगेट कर रहे हैं कि बाइकआउट करें मुसलमानों का, हमारी दुकानों से कुछ भी ना खरीदें और इवन जो मकान किराए पे देने हैं उनको भी बिल्कुल ना दिया जाए। तो ये एक इंतहाई फ़िरका वाराना किस्म की वहाँ सूरत हाल है जिस वक्त हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसी पर मजीद बात कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार हैं अब्दुल्ला गुल साहब, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं और ख़ासतौर पर भारत और कश्मीर के मामलों पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, ये जो सूरत हाल इस वक्त हम भारत के अंदर देख रहे हैं, इससे पहले हमने देखा कि भारत के अंदर आप देखिए मणिपुर के अंदर जो वाक़यात हो रहे हैं, अब उसके बाद अभी हम हरियाणा के अंदर इस तरह के वाक़यात देख रहे हैं, दीगर रियासतों से भी इसी तरह की रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं, जिसमें ख़ास तौर पर वहाँ की जो अक़लियतें हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो या सिख हो, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। आखिर भारत अब ये किस जानिब चल निकला है, ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी? कोई शक व शुबा ही नहीं है कि ये सूरत हाल जो है भारत की तबाही की तरफ जाएगी, भारत के टुकड़ों की तरफ जाएगी, भारत के इंतशार की तरफ बढ़ेगी। आपने जिन जगहों का जिक्र किया, अभी मणिपुर के अंदर आप देख लीजिए कि किस तरीके से क्रिश्चियन सोसाइटी को जो है वो टारगेट किया गया और उनकी खवातीन की बेहुरमती की गई। इंतहा से ज़्यादा ये एक मायूब बात थी और इसकी मिसाल आपको नहीं मिलती। इससे पहले न्यू दिल्ली के अंदर चलती बस के अंदर एक खातून के साथ ज्यादती हुई थी। आपको ये एक दिलखराश वाक़या था, लेकिन ये हिंदुत्व का जो उनको भूत सवार है बीजेपी की हुकूमत, जिसका जो बीजेपी तो एक फाशिस्ट हुकूमत है, लेकिन उनका जो दहशतगर्द विंग है उसका नाम है आरएसएस और आरएसएस के गुंडे जो हैं वो ऐसे फिर रहे हैं जैसे बिल्कुल उन्होंने हर किस्म का जो ठेका ले रखा हुआ है, तमाम लोगों को मारने का, कत्ल करने का, उनको अपने घरों से या तो महसूर कर देते हैं घरों में या फिर उनको नकल मकानी करने के ऊपर मजबूर कर देते हैं। मणिपुर के वाक़े को अगर आप देखें तो 10,000 जो फौज है उसको भेजना पड़ा, बावजूद इसके कि वहाँ की पुलिस और वहाँ की रियासती जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और दीगर फौजें मौजूद थीं, लेकिन वो वहाँ मामलात को अभी तक 4 मई से लेके अभी तक वो इनको जो है वो सहारा नहीं दे पाए। अब दूसरी तरफ भारत की एक जो उनकी एक सोच है जिसमें आप सिर्फ देख लें कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हम तो पहले मुसलमानों की बात किया करते थे, लेकिन अब तो दीगर मज़ाहिब इसमें शामिल हैं और फिर जो सिख सोसाइटी ने, जो वहाँ सिख कम्युनिटी है, उन्होंने तो बड़ा वाज़ेह ऐलान कर दिया और उन्होंने तो रेफरेंडम करवा दिया है खालिस्तान का। और हमने देखा कि खालिस्तान के रेफरेंडम का नतीजा क्या निकला, पूरी दुनिया के अंदर भारत का मुंह काला हुआ। अभी यहाँ देखने वाली बात यह है कि अगर भारत के अंदर बात तो ये तो चलें एक तरफ है कि मुसलमान, सिख, ईसाई ये तो एक साइड पे करते हैं, भारत के अंदर जो अपने हिंदू मत के लोग हैं, जो निचली जात जिसको ये तस्वर करते हैं, कमाल ये है कि आज हम दुनिया को ग्लोबल विलेज कहते हैं। कमाल ये है कि आज हम तो कहते हैं कि 2023 है, 2023 के अंदर भी छूत और अछूत मौजूद हैं। कमाल है ये तो, मतलब इससे ज्यादा जो भारत का मकरूज चेहरा जो है, यानी कि किसी को हाथ नहीं लगा सकते, उनके यहाँ शादी नहीं कर सकते, वो आप उनसे कोई लेन देन कारोबार नहीं कर सकते, उनकी खवातीन की जो है वो तजलील की जाती है, उनके लोगों की तजलील की जाती है, नेज़ों के ऊपर चढ़ा लिया जाता है, लोगों को जो है बाकायदा जला दिया जाता है, जैसे रावण के मुजस्मे को जलाया जाता है। तो आपको याद होगा कि जब समझौता एक्सप्रेस को क्या किया था, जलाया था। और फिर भारत के अंदर इंसाफ का तो ये आलम है
कि जो जिन्होंने बाबरी मस्जिद के हवाले से जो फैसले किए थे जजों ने, उनको आज जो है मुतनाज़ा फैसले, इंतहा से ज्यादा इंसाफ का कत्ल किया था, उन लोगों को जो है आपने भारत हुकूमत के अंदर जगह दे दी। तो ये तो बड़ा वाज़े नजर आ रहा है कि भारत जिस तरफ जा रहा है उसका कोई पड़ोसी उसके शर से महफूज नहीं है। श्रीलंका महफूज नहीं है, भूटान महफूज नहीं है, बांग्लादेश महफूज नहीं है, नेपाल महफूज नहीं है, पाकिस्तान और चीन को तो आप एक साइड पे रहने दें। तो भारत का तो एक बाकायदा जो एजेंडा है वो तो आपके सामने है, वो चाणक्य की पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं, जो कहता है कि आपका दुश्मन, आपका जो पड़ोसी है वो आपका दुश्मन है, और आपके पड़ोस का जो पड़ोसी है वो आपका दोस्त है। आप देख लें, पाकिस्तान के साथ देख लें, चीन के साथ देख लें, आपको जहां जहां आपको नजर आएगा, आपको यही नजर आएगा कि भारत ने जो है वो तबाहकुन पॉलिसियां अपनाई हुई हैं, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी वो कर रहा है, उसकी बाकायदा फौज जो है वो रियासती हुक्म के ऊपर जो है वो दहशत गर्दी करती है, वो इंसानी हकूक की तजलील करती है। वहाँ कश्मीर के अंदर जो तजलील की है, वो यूएन के इदारे जो है वो ह्यूमन राइट्स के, वो तक इसके ऊपर 2 रिपोर्टें लिख चुके हैं, लेकिन भारत को कोई इसलिए पूछने वाला नहीं है। पूरी दुनिया सरापा एहतजाज है, लेकिन इसलिए क्योंकि भारत को अमेरिका ने जो है वो चीन के मुकाबले में एक तकवीत देनी है, इसलिए तमाम उसकी जो इंसानी हकूक की पामालियां हैं उनको नजरअंदाज कर दो। 76 से ज्यादा सेनेटर और कांग्रेसमैन, मोदी के अभी हालिया जो दौरा अमेरिका था उसके अंदर बाकायदा उन्होंने सदर बाइडन से खत लिख के जो है वो ये मुतालबा किया कि जनाब आप बताएं इसके ऊपर के, इससे पूछें कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी का है। लेकिन अब बुचर ऑफ गुजरात का जो लकब था, वो गुजरात का कसाई, ये हमने तो दिया नहीं, ये तो अमेरिका ने खुद दिया था उसको। अमेरिका ने उसका वीजा जो है वो बैन किया था। उन लोगों को जो है, जो कश्मीर के अंदर उनके फौजी जो लेफ्टिनेंट जनरल वहां मौजूद थे, उनको चीन ने जो है और दीगर ममालिक ने वीजा रिफ्यूज कर दिया था कि आप इंसानी हकूक की पामाली करते हैं। तो ये इसलिए भारत का ये जो सफर है, जो कि उसने कंधा तलाश किया हुआ है अमेरिका का, वो ज्यादा देर इस कंधे को सह नहीं सकेगा। अमेरिका इसका वजन नहीं उठा पाएगा। भारत ने अपने वजन से गिर जाना है। सिर्फ ये है कि इसकी वजह से पाकिस्तान और उसके जो भारत के मज़ाफ़ात हैं उनके अंदर खुदा ना खाता खतरा पैदा हो सकता है। अभी जी अब्दुल्ला गुल साहब, मैं इसी पॉइंट पर आना चाहती। बड़ी बेहतरीन आपने बात कही सर। फिर क्या वजह है कि मोदी हुकूमत खुद को जवाबदेह नहीं समझती? क्या ये इंटरनल थ्रेट उसको नजर नहीं आ रहा? मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, निचली जात के लोग हैं, ये सारे ही वहां पर परेशान हैं, अपनी जिंदगियों को रो रहे हैं। इन लोगों के पास फिर क्या ऑप्शन रह जाएगी सर? इनके पास यही है ना, फिर इसका ये अलग-अलग बनाएंगे। ये जो बार बार भारत का कहते हैं कि अखंड भारत, आप देखें कि एक मुल्क की पार्लियामान का इफ्तिताह होता है, उसकी बिल्डिंग का, गजब खुदा का कोई पूछने वाला नहीं है। उसके अंदर आप एक इंडिपेंडेंट मुल्क का नक्शा डाल देते हैं दरमियान में, आप दीगर ममालिक को शामिल कर लेते हैं। आप कश्मीर के ऊपर जो है पहले अजीत डोवल जो है उस नक्शे को शामिल कर लेते। क्या मजाक बनाया है इन्होंने। यूनाइटेड नेशन की तमाम पॉलिसियां जो हैं वो रोंद डाली अपने पैरों तले और अपने मकरू अज़ाइम तले। आज पाकिस्तान के जो हमारा आज़ाद जम्मू कश्मीर है उसके अंदर हमने बाकायदा यूएन ऑब्जर्वर ऑफिस रखे हुए हैं, लेकिन भारत की तरफ ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया पूछने वाली नहीं है। लेकिन जब जुल्म अंदर बढ़ेगा, जब लोग नकल मकानी करने पे मजबूर होंगे, जब नस्ली फसादात को हवा मिलेगी, जब लोगों की गर्दनें काटी जाएंगी, लोगों के साथ सोशल बायकॉट किया जाएगा, पंचायतें बैठ के ये फैसला करेंगी हरियाणा में कि आपने जो है वो दीगर मज़ाहिब और मुसलमानों के साथ आपने लेन देन नहीं करना। वो जो मुसलमान कारी जो हैं, जो हिंदुस्तान के ख्वाब देखते हैं और जो कहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान, ये गजब खुदा का, उन्हीं को कत्ल कर दिया जाता है। तो फिर भारत में जो भारत का नाम लेने वाला कौन रहेगा? इसका जो इनका बुनियादी मकसद था भारत माता का, वो तो हो गया खत्म। क्योंकि भारत माता, माँ की नजर में तो सब बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ तो बड़ा वाजे नजर आ रहा है कि जिस तरह से इस्तेहसाल किया जा रहा है, यानी कि आप भारत में रह के इस टाइम पे वहाँ करोड़ों मुसलमान मौजूद हैं और वो करोड़ों मुसलमान जो हैं वो अपने जो मजहबी त्यौहार हैं वो भी नहीं मना सकते। उनकी मसाजिद के ऊपर ताले लगा दिए जाते हैं और क्रिश्चियनों को जो है वो
वो चर्चों में बंद करके आग लगा दी जाती है, और इसी तरीके से जो है आपको कुर्बानी की इजाजत नहीं है। और भारत का ये डबल स्टैंडर्ड आप देखें, ये इतना उनका मुनाफिकाना रवैया और जो मकरू उनका धंधा है कि पूरी दुनिया के अंदर वो गाय का गोश्त जो है बाकायदा बेच रहे हैं, लेकिन अपने मुल्क में जो मुसलमान वहाँ रह रहे हैं उनको गाय की कुर्बानी करने की इजाजत नहीं है। अभी जो जयपुर के अंदर वाकया हुआ, जयपुर के अंदर बाकायदा पुलिसमैन ने निशाना ले लेके लोगों को मारा, सरकारी उसके पास बंदूक थी। ये और क्या इंक्वायरी क्या की गई, बाद में बता देते हैं जी वो तो ज़हनी तौर पर कमजोर था, फलाना था। उसको देखें आप, अफजल गुरु के मामले पे देखें कि अफजल गुरु को आपने फांसी दे दी, ये कह के उनकी अदालत ने लिखा कि इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन हम लोगों की तसल्ली और तशफ़ी के लिए इसको जो है वो भारतीय जनता को खुश करने के लिए हम इसको फांसी दे रहे हैं। अभी यासीन मलिक के देख लें कि यासीन मलिक को जो है वो आपने पाबंद सलासिल किया है, उसको आप अज़ियतें और तकालीफ दे रहे हैं, आपने सिखों का जीना हराम कर दिया। आपने जो है पिछले साल जब इनका जो फार्मर्स मूवमेंट शुरू हुई उसके अंदर आपने तकरीबन 862 सिखों को मार दिया। आपने 862 सिखों को इस मूवमेंट के दौरान मार दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर तजज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त के लिए। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, शाहराह कराकरम की तामीर के दौरान अपनी जानें गंवाने वाले चीनी इंजीनियर्स और वर्कर्स के लवाहिकीन पर मुश्तमिल वफ़द ने इस्लामाबाद में ऑल पाकिस्तान चीन इंटरप्राइजेज एसोसिएशन के दफ्तर का दौरा किया। इस मौके पर वफ़द के शुरका ने कहा कि कराकरम के हीरोज़ का ज़्यादा दस्तावेजी रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं है और मीडिया को ताख़ीरी तामीरात की कहानियों को मंजर-ए-आम पर लाने के लिए काम करना चाहिए। वफ़द ने कहा कि कराकरम हाईवे की कहानी पाकिस्तानी और चीनी कारकुनों के खून पसीने से लिखी गई है। पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए 41 रुकनी चीनी वफ़द में ऐसे अफराद भी शामिल हैं जिन्होंने शाहराह कराकरम की तामीर में बहसीत इंजीनियर्स और वर्कर्स हिस्सा लिया। चेयरमैन एनडीएमए ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली के खतरात से दो चार पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में काम करने की ज़रूरत है, इसीलिए 3 रोज़ा एक्सपो का इनेकाद किया गया ताकि पाकिस्तान को मुस्तकबिल में खतरात से महफूज बनाया जा सके। वो पाक चाइना सेंटर में एक्सपो से खिताब कर रहे थे। वकार हैदर की रिपोर्ट देखिए। मौसमियाती तब्दीली और उसके खतरात से निमटने के लिए पाकिस्तान के तजर्बे और मुस्तकबिल के हवाले से पाक चाइना सेंटर में एनडीएमए ने सह रोज़ा एक्सपो का इनेकाद किया है। इफ्तिताई सेशन से चेयरमैन एनडीएमए, अक़वाम मुत्तहिदा के कोऑर्डिनेटर और मेहमान ख़ुसूसी डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद अफरीदी ने खिताबात किए। चेयरमैन एनडीएमए ने कहा, हम वक्त से पहले तैयारी कर रहे हैं ताकि किसी भी खतरे से निपटा जा सके। मेहमानों ने एक्सपो में लगे एनजीओज के स्टॉल्स का भी दौरा किया। सेनेटर मिर्जा मोहम्मद अफरीदी ने एनडीएमए की इस काविश को सराहा। एनजीओज भी यहाँ मौजूद है, यूनिवर्सिटी भी मौजूद है, यंग जनरेशन भी मौजूद है, जो हर तबके के लोग यहाँ मौजूद हैं। और मुझे खुद इतनी चीज़ों का आइडिया नहीं था, आज आके मुझे पता चला है कि हम कितना काम कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। हमारे कि खुदा न खास्ता कोई ऐसे आफत आ जाए तो पहले से किस तरह अलर्ट होना चाहिए, और इन्होंने जो ग्रुपिंग और जोमिंग की हुई है, जो मैपिंग की हुई है, आई रियली अप्रिशिएट। यूनिसेफ के नुमाइंदा का कहना था कि हम हुकूमत के साथ मिलकर आवाम के लिए काम कर रहे हैं। फ्लड्स के हवाले से अगर हम देखें तो पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर 30,000 स्कूल जो हैं वो डैमेज हुए हैं। यूनिसेफ ने और पार्टनर्स ने मिलकर अब तक जो है वो तकरीबन कोई 2 लाख बच्चे जो हैं उनको जो आर्जी हमारे स्कूल हैं जिनको हम टेम्परेरी लर्निंग सेंटर कहते हैं उनमें जो है वो एनरोल किया है, उनको एजुकेशन सप्लाईज दी हैं, टीचर्स को ट्रेनिंग्स दी हैं, कम्युनिटी को एंगेज किया है ताकि ये जो है वो बच्चे अपनी तालीम जारी रख सकें। इसी तरीके से हेल्थ, न्यूट्रिशन, वॉश में हम मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन जो है उनको जो है वो रीच आउट हुए हैं अब तक। एक्सपो में मुख्तलिफ किस्म के फोरम्स भी खतरात को कम करने के लिए सर जोड़े बैठे हैं ताकि आइंदा के लिए एक ऐसा लाहे अमल तरतीब दिया जाए कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के खतरात से कम मुतासिर हो। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और मुल्क की पहली बैनुल-अक़वामी खुराक और ज़राई नुमाइश कराची में हुई, जिसमें मालबरदारी के शोबे में खिदमात सर अंजाम देने वाले इदारे NLC की जानिब से भी स्टॉल्स लगाया गया। कराची से रिपोर्ट करेंगे अली असगर अरबाब। एक्सपो सेंटर कराची में पहली बैनुल-अक़वामी खुराक और ज़राई नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें 55 ममालिक के 250 नुमाइश कुंदगान ने शिरकत की। नुमाइश में NLC की जानिब से भी स्टॉल लगाया गया, जहां मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन को इदारे की खिदमात, सामान की तरसील के लिए ट्रांसपोर्टेशन और कारकर्दगी के बारे में आगाह किया गया। NLC का इदारा गुज़िश्ता 4 दहाइयों से माल बर्दारी के शोबे में खिदमात सर अंजाम दे रहा है। ये इदारा मुख्तलिफ वस्ती एशियाई रियासतों, तुर्किया और चीन तक सड़क के जरिए सामान पहुंचाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन लाने का और इस मुल्क में एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए ये सबसे बड़ी एक काविश है। TIR जो कि एक यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन के तहत बना गया और दुनिया के तकरीबन 80 के करीब ममालिक इसके
सिग्नेटरी हैं। नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन ने इस TIR को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया और इस वक्त क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट के लिए जो कहीं भी जानी हो चीज़ें सिर्फ नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन कमर्शियल तौर पे काम करती है। नुमाइश में शुरका को बताया गया कि NLC ने इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर को मसनूआत के लिए नई मंडियों तक रसाई दी है। इलाकाई राब्ते के लिए खुश्की में घिरे वस्ती एशियाई ममालिक के लिए पाकिस्तानी बंदरगाहें मुख्तसर तरीन रास्ता हैं। नुमाइश में शरीक ताजर बरादरी ने इदारे की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि NLC खरीदारों और फरोख्त कुंदगान के दरमियान राब्ते की अहम कड़ी है, जो पाकिस्तान की ज़रूरी मसनूआत की बरामदात को बढ़ाने के लिए पुरज़म है। अली असगर अरबाब, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और बाबा उर्दू डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक का आज यौम वफ़ात है। वो बरसग़ीर के अजीम मुफ़क्किर, मुहक्किक और अंजुमन तरक्की उर्दू के बानी थे। उर्दू ज़बान के लिए उनकी मोहब्बत और उसकी तरवीज के लिए उनकी खिदमात बेमिसल हैं। आइए देखते हैं मौलवी अब्दुल हक के बारे में ये रिपोर्ट। बाबाए उर्दू डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक बरसगीर पाक व हिंद के अजीम उर्दू मुफक्किर, मुहक्किक, माहिर लिसानियात, मुअल्लिम और अंजुमन तरक्की उर्दू और मौजूदा उर्दू यूनिवर्सिटी के बानी थे। उन्होंने अपनी तमाम जिंदगी उर्दू के फ़रोग़, तरवीज और इशाअत के लिए वक्फ कर रखी थी। डॉक्टर इबादत बरेलवी कहते हैं, बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल ने उर्दू को उसकी अहमियत का एहसास दिलाया, उसको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया, जिंदगी राहों पर लाया, उसके बाजुओं में हरीफों से मुकाबले की सकत पैदा की। बाबाए उर्दू के तुफैल ही उर्दू जिंदा और सुर्खरू है। दुनिया में शायद ही कोई मिसाल जबान से इस कदर बेपनाह मोहब्बत की कहीं और मिलती हो। मौलवी अब्दुल हक की तसानीफ में लुग़त कबीर, कदीम उर्दू, कवायद उर्दू, उर्दू सर्फ़ नहव, अफ़कार हाली और पाकिस्तान की कौमी और सरकारी ज़बान का मसला समेत दसियों दीगर शामिल हैं। 1935 में जामिया उस्मानिया के एक तालिब इल्म मोहम्मद यूसुफ ने उन्हें बाबाए उर्दू का खिताब दिया, जिसके बाद यह खिताब इतना मकबूल हुआ कि उनके नाम का जुज़ बन गया। 23 मार्च 1959 को हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती एजाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया था। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने 16 अगस्त 1961 को कराची में वफात पाई। वो वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी कराची के अब्दुल हक कैंपस के अहाते में आसूदा खाक हैं। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सुरों के शहनशाह उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 26 बरस बीत गए। उनकी फ़नी खिदमात के हवाले से देखते हैं शुमाइला शब्बीर की ये रिपोर्ट। दुनिया मौसीकी में उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। गुलकारी में मुनफरिद सुर, लय और ताल में खुदादाद सलाहियतों से माला माल फन का ये बादशाह फैसलाबाद में पैदा हुआ। नुसरत के वालिद भी अपने अहद के मारूफ कवाल थे। मौसीकी से नुसरत फ़तेह अली खान की दिलचस्पी देख के उनके वालिद ने बाकायदा उनकी तरबियत का आगाज किया और फिर दुनिया ने देखा कि सुर के शहनशाह ने कवाली को एक नई जिहत दी। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान ने मगरबी और मशरिकी मौसीकी के इम्तिजाज से मौसीकी का मुनफरिद अंदाज अपनाया और बैनुल अक़वामी सतह पर शोहरत हासिल की। उनकी खूबसूरत आवाज कानों में रस घोलती, जिससे सुनने वाला दीवानवार झूम उठता। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को आवाज का सफीर कहा जाए तो बेजाना होगा। उन्होंने 36 से ज़ायद मुल्कों में अपने सुर का जादू जगाया और पाकिस्तान को आलमी सतह पर पहचान दी। उन्होंने कई फिल्मों की मौसीकी भी तरतीब दी, जिन्हें आलमी सतह पर पजीराई मिली। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को कौमी अवार्ड्स के साथ साथ जापान, अमेरिका और कई दूसरे ममालिक के अवार्ड्स भी मिले। वो गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों में मौसीकी की तालीम भी देते रहे। 1997 में वो मुख्तसर अलालत के बाइस इंतकाल कर गए और यूं साज का वो खूबसूरत ताल टूट गया, जिससे सुर और लय की तान बुलंद होती थी। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान आज हम में मौजूद नहीं, मगर वो अपनी खूबसूरत गुलकारी की वजह से हमेशा हमारे दरमियान मौजूद रहेंगे। शुमाइला शब्बीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज का बच्चों की तख्लीकी सलाहियतें निखारने के लिए अहम कदम। पेशावर में बच्चों की तफरीह के लिए पाक फौज की जानिब से वैली गाड़ी का इंतजाम किया गया। वैली गाड़ी सड़कों पर चलती फिरती मोबाइल लाइब्रेरी और इंफोटेनमेंट की दुनिया का एक अनोखा शाहकार है।
रैली में बच्चों के लिए कहानियों की किताबें, खिलौने और मुख्तलिफ गेम समेत फिल्म सिस्टम मौजूद है। हर उम्र के बच्चों ने इसमें खुसूसी दिलचस्पी का इज़हार किया। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे मोहल्ले में वीली आई है और हमारे मोहल्ले के सब बच्चे वीली के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। हमें यहाँ पर बाहर इंफॉर्मेटिव कार्टून दिखाए जा रहे हैं और बच्चे सारे बाहर कार्टून देख रहे हैं, हमें मिली नगमे सुनाए जा रहे हैं। यहाँ पर बुक्स हैं, इंफॉर्मेशन है इन बुक्स में और हम बुक्स भी पढ़ रहे हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं और हम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है। आज विले में आई हूँ, ये बहुत प्यारी टोल है, मैं इसके साथ खेल रही हूँ। विली पे आई हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुक्स हैं, यहाँ पे टार्जन की भी है और कायदे आज़म की भी बुक्स है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खिलौने हैं, मुझे बहुत मज़ा आया। और बाहर अभी मैं जाऊँगी, कार्टून्स लगेंगे। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। और पीर महल में आर्ट एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी का 2 रोज़ा थिएटर फेस्टिवल जारी है, जिसमें ड्रामा अपनी मिट्टी अपना देश पेश किया गया। इस ड्रामे में पाक फौज के साथ आवाम की मोहब्बत की अक्कासी की गई है। थिएटर के शौकीन अफराद की बड़ी तादाद ने ड्रामा देखा और अदाकारों के फन को खूब सराहा। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद नौमान चौधरी। 2 रोज़ा थिएटर फेस्टिवल का इनकाद पीर महल इकबाल पार्क में किया गया। फेस्टिवल के दौरान मुख्तलिफ ड्रामों को पेश किया गया, जिनमें अदाकारों ने खूब जोहर दिखाए और खूब दाद वसूल की। फेस्टिवल का ड्रामा अपनी मट्टी अपना देश पेश किया गया, जिसमें बरेसगीर पाको हिंद की तकसीम के साथ मंसूब किया गया कि किस तरह लाखों कुर्बानियों के बाद खुद मुल्क खुदादाद पाकिस्तान को हासिल किया। ड्रामा अपनी मट्टी अपना देश के राइटर नईम जानबाज का कहना था, ड्रामा मुल्क पाकिस्तान और पाक फौज के साथ इजहार मोहब्बत और शाना बशाना खड़े होने का अक्स देता है। अपनी मट्टी अपना देश, ये कहानी एक खानदान की है जो हिंदुस्तान से लुट पट कर अपनी इज्जतों गवा कर अपना मालो सबाब छोड़कर पाकिस्तान आया था। पाकिस्तान आकर उन्होंने अपने बेटे को फौज में भर्ती करवाया ताकि हम पाकिस्तान के दुश्मनों से अपना कोई इंतकाम ले सकें। इसलिए ये इसी मौजू पर ये कहानी मुबन्नी है और एंड तक फौज से मोहब्बत, वतन से मोहब्बत यही नजर आएगी। ड्रामे के इख्तिताम पर पाक फौज के मेजर खालिद ने मुल्क पाकिस्तान की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया, जिनको फौजी एजाज के साथ सलामी पेश की गई। शौकीन का कहना है कि नौजवान इंतहाई टैलेंटेड हैं और इन अदाकारों को ऐसा अच्छा काम करके संजीदा थिएटर को आगे ले जाना चाहिए ताकि देखने वालों की जान संजीदा और बेमानी थिएटर से छूट सके। हिलाल अहमर पाकिस्तान ठट्ठा की तरफ से आवाम को इलाज की मुफ्त सहूलत फराहम करने के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां सैकड़ों मरीजों को इलाज के साथ मुफ्त अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं। मिर्जा हसन बेग की रिपोर्ट। हिलाल अहमर पाकिस्तान की तरफ से है कि वो जश्न आज़ादी के मौके पे उन्होंने मेडिकल कैंप अनाउंस किए थे और ये सिलसिला 1 अगस्त से जारी है। हमने ये कैंपों का गांव-गांव में शुरू किया है और 1 अगस्त से हमने ये मेडिकल कैंप पे हमने मुख्तलिफ गाँव में रवानी किए हैं। मुख्तलिफ गाँव में हालिया बरसात के बाद जो वबाई बीमारियाँ फैल गई थी, खासतौर पर मलेरिया ने एक ख़तरनाक सूरत अख्तियार कर ली थी, उसके लिए जो है उन्होंने इलाज शुरू किया और 1 अगस्त से मुख्तलिफ ज़िले के मुख्तलिफ गाँव में होते होते आज यहाँ जो है मोहम्मद हसन मलाह गाँव में पहुँचे हैं और ये मेडिकल कैंप लगी है, जहाँ अब तक तकरीबन 150 मरीज़ों का इलाज हो चुका है, बाकी मरीज़ जो है वेटिंग लिस्ट में। और ये एक बड़ा अच्छा सिलसिला है जो जश्न आज़ादी के लिए गाँव गोटों के लोगों को एक तोहफे के तौर पर मिला है। और हेलमेट का इस्तेमाल हादसात में मोटरसाइकिल सवारों की ज़िंदगी बचाने में मुआवन है। हादसात को कम करने और शहरियों में रोड सेफ्टी के हवाले से शऊर व बेदार पैदा करने के लिए नेशनल हाईवेज और मोटरवे पुलिस लोधरा की तरफ से सुतलिस टोल प्लाजा पर मोटरसाइकिल सवारों में हेलमेट तकसीम किए गए। तफसील हमारे अब्दुल्ला डाहा से। मोटरवे पुलिस लोधरा ने मोटरसाइकिल सवारों के ट्रैफिक हादसात में कीमती इंसानी जानों के ज़िया को रोकने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल के सिलसिले में शऊर आगाही मुहिम के दौरान रोड हादसात में बचाव और मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट की अफादियत के बारे में आगाही फराहम की है। इस तकरीब में मोटरसाइकिलिस्ट और खसूसन वो मोटरसाइकिलिस्ट जिन्होंने एक दफ़ा हेलमेट लिया और ख़त्म हो गया दोबारा लेने की कोशिश ही नहीं की,
उनको हेलमेट की अहमियत उजागर करने के हवाले से मुखिर हज़रात के तावन से हमने यहाँ ऐसे चंद मोटरसाइकिलिस्ट में हेलमेट भी तकसीम किए हैं और मज़ीद भी इस हवाले से ये सिलसिला जारी रहेगा। और तमाम अवामन नास से और बिलखसूस मोटरसाइकिलिस्ट से मेरी ये दरख्वास्त है कि जब भी वो रोड पर आएँ, वो कौमी शाहराएँ हों या सूबाई हों या राब्ता सड़कें, हेलमेट का इस्तेमाल करें। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस लोधना की तरफ से मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट के इस्तेमाल की अहमियत, रोड हादसा से बचाव और ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही देने के साथ हेलमेट ख़रीदने की सकत ना रखने वाले और हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने वालों में SSP नदीम अशरफ और DSP मोटरवे पुलिस ने मुफ्त हेलमेट तकसीम किए। हेलमेट का इस्तेमाल मोटरसाइकिल सवारों की अपनी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए ज़रूरी है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। और न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे अरबी खबरें।